दोस्तों जैसे कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और काफी करीब आप लोगों का एग्जाम आ चुका है, यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का फाइनल क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि अनुभवी शिक्षकों के द्वारा गेस किया हुआ प्रश्न है। तो आप लोगों से मैं इतना आग्रह करूंगा कि आप प्लीज पूरे वीडियो को एंड तक देखें और एक एक प्रश्न का फटाफट आंसर दें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको लगेगा कि आप कितने पानी में हैं और आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास कुछ ही दिन बचा हुआ है। आप क्या करेंगे, एक एक प्रश्न को फटाफट आंसर देंगे। जो भी प्रश्न दोस्तों आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लेंगे, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का फायदा होगा, अन्यथा आप सारे प्रश्नों को भूल जाएंगे। और एक बार दोस्तों जम करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। ठीक है, काफी शानदार क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं बता दूं, फाइनल एग्जाम 2022 के लिए आपका ये वीवीआई क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपको कई बार पूछे जा चुके हैं, 2014, 15, 17, 19, 21 कई बार पूछा जा चुका है। तो बताएंगे कि हम्पी नगर जो है वो किस राज्य से, किस साम्राज्य से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, तो हम्पी नगर जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसकी जो शुरुआत है वो हरिहर तथा बुक्का दो भाई ने मिलकर के किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। देखिए 2021 के रूरल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको जाएंगे 261 ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखिएगा, कलिंग की जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी। बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे 261 ईसा पूर्व में। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो मुद्रा राक्षस है वो किसकी रचना थी, कौटिल्य की, विशाखदत्त की, मेगास्थनीज की, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा वो है विशाखदत्त। ऑप्शन आपके भी थर्ड का राइट आंसर जाएंगे। ठीक है, और कौटिल्य जो है दोस्तों वो अर्थशास्त्र के लेखक है। किसका, अर्थशास्त्र के। और मेगास्थनीज जो है वो इंडिका के लेखक है। इंडिका क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इंडिका के लेखक कौन होते हैं, मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक कौन होते हैं, कौटिल्य। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो दोस्तों वो है विशाखदत्त। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। आपको ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। फटाफट आप लोग जवाब देंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 1936 ईस्वी में। कभी कभी दोस्तों आपको डेट पूछा जाएगा, डेट पूछा जाएगा, तो आपको डेट क्या लिखना है, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 4 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 5, आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, बिहार कब अलग राज्य अस्तित्व में आया। यानी कि बिहार जो है वो कब अलग राज्य में अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1956 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1 अप्रैल 1912 को। तो बिहार जो है वो अलग राज्य कब बना दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे 1 अप्रैल 1912 को। राइट आंसर 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, हमने आपको करवाया था क्वेश्चन, कई बार करवाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 1563 ईस्वी में। यानी कि जब वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे उसी समय अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को, यानी कि तीर्थ यात्रा टैक्स को समाप्त किया था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था। दास प्रथा का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पहले के जमाने में नौकर को खरीद लिया जाता था, उसी को दोस्तों दास प्रथा बोला जाता था। ठीक है, दास प्रथा में दासी और दास दोनों आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि दासी प्रथा भी अलग से होगा। ठीक है, तो किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था। बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। बिल्कुल 7 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अकबर ने। अकबर ने दोस्तों दास प्रथा को समाप्त किया था, औरंगजेब ने तंबाकू को समाप्त किया था, अकबर ने तंबाकू को शुरू किया था, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत जो किसान के लिए वर्ड प्रयोग करते थे, जो शब्द प्रयोग करते थे, वो कौन सा था। मैंने दोस्तों आपको टोटल 4 नाम बताया था, एक आपका रैयत, एक आपका मुजारियन, एक आपका आसामी। ठीक है, और यहाँ पर 2 नाम आप देखिए, एक रियाया, एक किसान और एक किरचक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो उस समय किसान को कौन से नाम से बोला जाता था। तो दोस्तों उस समय रैयत के नाम से भी बोला जाता था, मुजारियन के नाम से भी, आसामी के नाम से भी, और रियाया के नाम से भी। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे
क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा नदी के, जी हाँ, गंगा नदी के संगम पर, सोन नदी के संगम पर, पुनपुन नदी के संगम पर। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों, बहुत खूब, इसके राइट आंसर आपको हो जाएगा इन सभी के संगम पर। तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो उदयन ने किस नदी के संगम पर? बिल्कुल गंगा भी, सोन भी और पुनपुन भी। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। रथ मूसल, जो भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। एक वीडियो बनाने में दोस्तों काफी मेहनत लगती है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? फटाफट आप लोग आंसर देंगे, फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि काशी में, वैशाली में, मगध में या फिर कौशल में। बिल्कुल इसको जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे मगध में, ठीक है। तो रथ मूसल नामक जो आक्रामक यंत्र का जो प्रयोग है वो कौन से जनपद में सबसे पहले किया गया था? बिल्कुल मगध में किया गया था। राइट आंसर आपके 10 का सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य जो था, मगध जो जनपद था दोस्तों वो सबसे शक्तिशाली जनपद था, ठीक है। बिल्कुल 10 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली जो फसलें थी वो कौन सी थी? मुगल काल के समय में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। ऑप्शन आपके A11 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुगल काल के समय में भारत में सबसे ज्यादा जो उगाई जाने वाली फसल थी वो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। क्वेश्चन पूछा कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। तुजुके बाबरी एवं तुर्की, बाबरनामा तथा फारसी। मतलब यहाँ पर पूछा क्वेश्चन ये जा रहा है कि सही नाम भी बताएं और भाषा भी बताएं, ठीक है। तो तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है, बाबरनामा फारसी में लिखा गया है, तारीख ए बाबर ये किस में, उर्दू में लिखा गया है, या फिर तारीख हिंदुस्तान हिंदुई में। तो बिल्कुल 12 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे तुजुके बाबरी, वो हो जाएगा आपका तुर्की में। ध्यान दीजिएगा, तुजुके बाबरी को बाबरनामा भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बाबरनामा को क्या बोला जाता तो तुजुके बाबरी, इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों बाबर ने स्वयं खुद से इसको लिखा था, यानी कि बाबरनामा को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर पीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब कितनी थी? बिल्कुल 13 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 5 करोड़। ध्यान रखिएगा, भुखमरी और महामारी इसके बावजूद भी 1600 से 17वीं सदी के बीच, यानी कि 1700 ईस्वी के बीच भारत की जो आबादी थी करीब दोस्तों 5 करोड़ थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, ये तो बिल्कुल पता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर तथा बुक्का ने किया था। ये दोनों जो दोस्तों भाई थे, ठीक है, ये दोनों क्या थे? भाई थे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 में, 1236 में, 1136 में, 1436 में। बिल्कुल 14 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1336 में। वैसे तो कभी आपको डेट नहीं पूछा गया, लेकिन अगर आपको डेट पूछ दे तो आपको लगाना है 18 अप्रैल को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 15 वेदों की संख्या कितनी है? मैंने आपको कई बार बताया वेदों की संख्या, सबसे पहला पुरानी वेद कौन सी है? ऋग्वेद है, फिर आपका हो जाएगा सामवेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है 4। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में कि वेदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों टोटल 4 है। सबसे पुरानी जो वेद है वो कौन सी है? बिल्कुल वो ऋग्वेद है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 78 ईस्वी को। ऑप्शन बी आपके 16 का राइट आंसर जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 विजयनगर तथा बहमनी के बीच पड़ाया किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजयनगर तथा बहमनी के बीच पड़ाया कौन से क्षेत्र को लेकर हमेशा संघर्ष होता था? मदुरै, वारंगल, मालाबार या फिर रायचूर दोआब। बिल्कुल 17 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे रायचूर दोआब। ऑप्शन आपके डी 17 का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? जी हाँ, देखिए 2018 में, 2020 में अनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो विदेशी था वो कौन था? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है निकोली कोंटी, और निकोली कोंटी ऑप्शन आपके ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 19 गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? ये भी क्वेश्चन देखिए आपको कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो फटाफट आप लोग बताएंगे अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तलवंडी में, लाहौर में। तो दोस्तों गुरु नानक का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे
तलवंडी में। ध्यान रखिएगा, गुरु नानक का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? बिल्कुल नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कबीर जो कि उपदेश देते थे उसका जो संग्रह है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में, बीजक में, गीत गोविंद में, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 20 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे बीजक में। ध्यान रखिएगा, कबीर के उपदेशों का जो संग्रह है वो बीजक ग्रंथ में मिलता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कबीर जो है वो तो अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? संत, सिद्ध पुरुष, या फिर महान, या फिर मसीहा। बिल्कुल 21 के जो राइट आंसर है आपके हो जाएंगे महान। ध्यान रखिएगा, कबीर अरबी भाषा का तो शब्द है, लेकिन इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो महान होता है। 21 की राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही लगाइए, जिससे भी दोस्तों एक भी क्वेश्चन अगर आपसे गलती होता है तो प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत उसको रिवीजन कीजिए, तभी दोस्तों आपको ये वीडियो देखने का फायदा होगा। अन्यथा आप 1-2 दिन में सारे प्रश्नों को भूल जाएंगे। और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, ताकि दोस्तों वो भी जो है इस क्लास का आनंद उठा पाए। ठीक है, प्लीज आप लोग खत्म करने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, कबीर शिष्य थे रामानुज के, नानक के, रामानंद के, या फिर शंकराचार्य के? बिल्कुल 22 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे रामानंद के। ध्यान रखिएगा, कबीर जो शिष्य था वो रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? देखिए 2014 के 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रूस में भारत विद्या का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? निकोलो कोंटी को, या फिर जीएस लिबिदेव को, या फिर कार्ल मार्क्स को? इनमें से कोई नहीं। 23 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है जीएस लिबिदेव को। ठीक है, तो रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। 23 की राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? आपको पता है इब्न बतूता जिन्होंने रेहला लिखा था, यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? रेहला है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो रेहला है, जो इब्न बतूता के द्वारा जो रचित रेहला है दोस्तों, वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी? बिल्कुल 24 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे अरबी भाषा में। ध्यान रखिएगा, किताबुल हिंद हो गया, किताबुल हिंद जो कि अल-बिरूनी के नाम पर लिखा गया है, और आपका इब्न बतूता जो कि रेहला है जिसका नाम है यात्रा वृत्तांत है अल-बिरूनी का, इब्न बतूता का दोस्तों वो जो है अरबी भाषा में लिखा है। तो राइट आंसर 24 के आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, अल-बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? यूनानी भाषा, हिब्रू भाषा, सीरियाई भाषा, संस्कृत भाषा? 25 के राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे वही यूनानी भाषा। दोस्तों वो जो है हिब्रू भाषा भी जानते थे, सीरियाई भाषा भी जानते थे, और संस्कृत भाषा भी उन्होंने भारत आकर के सीख लिया था, लेकिन अल-बिरूनी कौन सी भाषा का जानकार नहीं था? बिल्कुल राइट आंसर आपको 25 का ऑप्शन ए हो जाएंगे यूनानी भाषा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, अल-बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके साथ आया था? बिल्कुल महमूद गजनवी के साथ, लेकिन कब आया था? कौन से शताब्दी में? 11वीं, 10वीं, 14वीं, 17वीं? बिल्कुल 26 की राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका वो है 11वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, अल-बिरूनी भारत जो है वो कौन सी शताब्दी में आया था? बिल्कुल 11वीं शताब्दी में। राइट आंसर आपको 26 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आपको पता है आर्य समाज के बारे में, तो दोस्तों आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु था वो कौन था? गाय, बैल, सांड, घोड़ा? बिल्कुल 27 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों गाय। ध्यान रखिएगा, आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु था वो गाय था। राइट आंसर 27 के आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आर्यों का प्रिय पेय क्या था? सोमरस, दूध, सूरा? इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल 28 की जो राइट आंसर है आपको जाएंगे दोस्तों वो है सोमरस। ध्यान रखिएगा, आर्यों का जो प्रिय पेय पदार्थ था वो सोमरस था। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ था? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल 29 का फटाफट आप लोग आंसर देना है। कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गया में। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ था? बिल्कुल 29 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे कुशीनगर में। ठीक है, बहुत सारे एक स्टूडेंट था पिछले बार जब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा था वो गया बोल रहा था। देखिए बोध गया में महात्मा बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? बोध गया में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा, महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण तो दोस्तों ये जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कहां पर? कुशीनगर में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान रखिएगा, उसकी जो पैदाइश है यानी कि जो उसके जन्म कहां पर हुए थे? नेपाल में लुम्बिनी में हुए थे। ठीक है, देखिए बुद्ध का सारनाथ में दिया गया जो प्रवचन है वो क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म परिवर्तन,
धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म समागम या फिर मध्य समागम। बिल्कुल 30 की जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएंगे दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी। तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया जो प्रवचन है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। 30 की राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? आपको पता है महाभारत के बारे में, फटाफट आप लोग बताएंगे कि महाभारत की जो रचना है वो कौन सी भाषा में हुई थी। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएगा संस्कृत भाषा में। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, महाभारत जो है वो संस्कृत भाषा में उसकी रचना हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो फटाफट आप लोग बताएंगे। बिल्कुल 32 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे 18। ध्यान रखिएगा पुराणों की जो संख्या है दोस्तों वो टोटल 18 है। राइट आंसर आपके 32 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? देखिए 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर इन सभी ने? ठीक है 33 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे ऑप्शन डी, इन सभी ने। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, मनुस्मृति की रचयिता कौन है? मैंने आपको कई बार ट्रिक के साथ बताया है कि मनुस्मृति की जो दोस्तों रचयिता है वो कौन है? बिल्कुल मनु है। राइट आंसर आपके 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मनुस्मृति की रचयिता कौन थे दोस्तों? वो थे मनु। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, निम्न में से महिला संत थी। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, कराइकल या फिर इनमें से सभी? बिल्कुल 35 के जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा ये जो महिला संत थी दोस्तों वो मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, धम्म की शुरुआत किसने की थी? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। धम्म मात्रो दे दे या फिर धम्म दे दे, इसकी जो शुरुआत है बिल्कुल अशोक ने किया था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना जो है कौन से यूरोपीय शासक से की जाती है? बिल्कुल समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता, तो ऑब्वियसली बात है कि समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो नेपोलियन से की जाती है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछा जाएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 38, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल? बिल्कुल 38 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा मौर्य वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वो चंद्रगुप्त था। राइट आंसर आपके 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कई बार हमने आपको करवाया है, बिल्कुल 2010 में, 14 में, 18 में, 19 में, 21 में, यानी कि हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग या फिर लौह युग? बिल्कुल 39 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों कांस्य युग की। ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी? भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी? 12, 22, 32, 35? बिल्कुल 40 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1922 में। ध्यान रखिएगा 1922 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1785 में, 86 में, 87 में या फिर 88 में? बिल्कुल 41 की जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको जाएंगे वो है 1785 में। तो ध्यान रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो 1785 ईस्वी में हुई थी। 41 की राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1890 में, 1893 में, 1898 में या फिर 1899 में? इस तरह के प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? बिल्कुल 42 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1893 में। ध्यान रखिएगा शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है वो 1893 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 42 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ? क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ये विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था? 1858 ईस्वी में, 1856 में, 1860 में, 1854 में? बिल्कुल 43 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे
1856 में। ध्यान रखिएगा विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है दोस्तों वो कब पारित हुआ था? 1856 में हुआ था। राइट आंसर 43 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं हड़प्पा जो संस्कृति है वो किस पर आधारित थी? बिल्कुल 44 की जो राइट आंसर है वो आपको व्यापार देना होगा, क्योंकि वहां पर दोस्तों कृषि भी होता था, पशुपालन भी होता था, शिकार भी होता था, लेकिन ज्यादातर व्यापार होता था। इसलिए हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वो व्यापार पर थी, यानी कि बिजनेस पर भी थी। ठीक है, देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। जी हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जो भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। और आप लोगों को रोज सभी क्लास में जुड़ना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? बिल्कुल 45 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों मातृ देवी की। ऑप्शन आपके सी राइट हो जाएगी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उपासना किसकी करते थे? मातृ देवी की करते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? आपको पता है हड़प्पा सभ्यता जो कि शहरी सभ्यता था, जो कि नगरीय सभ्यता था। ठीक है, तो नगरीय और शहरीय में जो भी दे वही बिल्कुल आपका सही होगा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था दोस्तों वो शहरी सभ्यता था। राइट आंसर 46 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? मजार, दरगाह, खानका, बसती। बिल्कुल 47 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे खानका। ध्यान रखिएगा सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? खानका कहा जाता है। राइट आंसर आपको 47 का सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 48, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? अशोक से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त मौर्य से, कनिष्क से। बिल्कुल 48 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ध्यान रखिएगा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का जो विवाह है किस राजा से किया था दोस्तों? बिल्कुल वो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? आपको पता है अशोक के बारे में? अशोक, जी हाँ, जिसने धर्म की शुरुआत की। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें। बिल्कुल 49 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 13वें। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर, कालिदास किसके सम्मिलित थे? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कालिदास किसके समकालीन थे। ठीक है, अशोक के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कनिष्क के। बिल्कुल 50 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ध्यान रखिएगा कालिदास जो है वो किसके समकालीन थे? तो दोस्तों वो जो है कनिष्क, चंद्रगुप्त के समकालीन थे। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बार बार, दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो कि पीडीएफ का डिमांड करते हैं कि सर पीडीएफ दीजिए। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है, कहां से देखनी है वो दोस्तों मैं आपको बताता हूं। सिंपली आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पर आपको लिखना है तनु क्लासेस। जैसे कि आप स्पेलिंग देख सकते हैं TANUCACLASS यानी कि तनु क्लासेस। सिंपली वो लिखने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है और जैसे पहला वेबसाइट आएगा आपका tanuclasses.com, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो अगर यहाँ पर इंटरफेस दिखेगा तो ये हिस्ट्री आपका हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ये दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर आपका है, यहाँ से आप सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपका हिस्ट्री का कंप्लीट है, पॉलिटिकल का कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारा कंप्लीट है और ज्योग्राफी का भी 5 चैप्टर तक कंप्लीट है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग अपलोड करें, तो वहां से आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर दिखाऊं तो चैप्टर नंबर हम लोग आ जाते हैं 15 पर, लास्ट चैप्टर। आप यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर पूरा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो, कुछ भी करना हो, सिंपल आपको ये एजुकेशन कैटेगरी पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए चैप्टर 5, चैप्टर 4 हो जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह हो जाएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे और भी मैं इसको आसान बना दूंगा, आप लोग जरूर जाके देखिए। चैप्टर बाय चैप्टर मॉडल पेपर है, सब कुछ है यहाँ पर, आप अपने से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जितने भी प्रश्न को किया है ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से देखे होंगे। अगर इनमें से दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो प्लीज आप उसको नोट करेंगे और तुरंत नोट मतलब स्क्रीनशॉट लेंगे और अभी वीडियो खत्म होने के बाद उसको रिवीजन करेंगे, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। अन्यथा आप सारे प्रश्न को कुछ ही देर में भूल जाएंगे। मेरी बात को प्लीज ध्यान रखिए, बहुत कम टाइम है आपके पास दोस्तों, इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ईमानदारी से आप लोग एक एक चीज को पढ़ने का कोशिश कीजिए। और अभी जितना भी वीडियो अपलोड करते हैं प्लीज सभी को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में यानी कि जितना
जितना भी वीडियो अपलोड करते हैं सभी में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर